स्वागत है बैंक खाते यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे वीकली करंट कवर करेंगे सेकंड वीक ऑफ जुलाई का, जिसके अंदर आपको 9 से लेकर 17 जुलाई तक जो भी करंट अफेयर्स है उसका एक कंपाइलेशन मिलने वाला है। ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम नेशनल फर्स्ट इन न्यूज़ फिर बैंकिंग अवेयरनेस और लॉन्चेस कवर करेंगे। उसका सेकंड पार्ट में जो है रिमेनिंग जो पार्ट्स है उसको कवर करेंगे। तो नेशनल अफेयर्स के ऊपर बढ़े तो नेशनल में पहला आपको न्यूज़ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बढ़े तो इसमें आपको पहला न्यूज़ मिलेगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्होंने अंडर आर्टिकल 80 सब क्लॉज 1A के अंतर्गत जो है 4 मेंबर जो राज्यसभा के नॉमिनेट किए गए हैं। और ये 4 मेंबर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से मिलेंगे। कोई आर्ट्स से आएगा, कोई लिटरेचर से, कोई सोशल साइंस से, कोई साइंस से। टोटल 4 डिफरेंट फील्ड से जो है मिलने वाला है। इनके नाम आपको याद रखना है। पहले मिलेंगे आपको उज्ज्वल निकम। उज्ज्वल निकम जो है एक तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। उसके साथ जो है CS मास्टर जो कि एक तरह के सोशल वर्कर है और टीचर भी है, तो इनको भी इलेक्ट किया गया राज्यसभा के लिए। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पता होगा, ये तो फॉरेन सेक्रेटरी के तरह काम कर रहे थे पहले, और इसके साथ G20 के ये डिप्लोमेट्स भी थे। और मीनाक्षी जान का नाम याद रखना जो कि हिस्टोरिक और फिर एकेडमिक से आती है। इनका प्रोफेशन, फील्ड और उनका नाम जो है एग्जैक्ट आपको याद रखना है। जो ये 4 राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है टोटल 12 मेंबर सेलेक्ट कर सकता है, और अभी के टाइम पे टोटल 4 मेंबर सेलेक्ट किए गए, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। टोटल 12 मेंबर सेलेक्ट कर सकता है डिफरेंट फील्ड से, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो इंडिया का पहला ट्रक इंसेंटिव स्कीम जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने जो है इंडिया का पहला EV ट्रक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अंडर द PM E-ड्राइव इनिशिएटिव। तो PM E-ड्राइव इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये जो है अभी सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले जो फेम स्कीम चल रहा था, जिसके अंदर आपको पता होगा अगर आपने EV व्हीकल खरीदा तो आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलती है, और 2 व्हीलर खरीदा होगा या 4 व्हीलर खरीदा होगा तो कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलती है, वो PM E-ड्राइव के अंतर्गत ही मिलती है। अब ये जो है फैसिलिटी जो है ट्रक जो EV ट्रक्स हैं उनको भी दी जाएंगी। और टोटल PM E-ड्राइव इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए जो है बजट क्राइम में बताया गया था, और उसमें से 500 करोड़ रुपए जो है निकाले जाएंगे फॉर EV ट्रक्स। प्लान है गवर्नमेंट का 5,600 जो है EV ट्रक्स जो है सपोर्ट करने का, और टोटल जो है इंसेंटिव जो है 9.6 लाख तक दी जा सकती है बेस्ड ऑन देयर वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट के तौर पर। और ये जो भी पैसा है वो अपफ्रंट डिस्काउंट की तरह जो है बायर्स को दिया जाएगा, और वो जो डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो पैसा जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है उनके दिए जाएंगे, ठीक है। जो कंपनी जो EV ट्रक्स बनाएंगी, जैसे कि अभी के टाइम पे जो मेजर जो EV ट्रक्स या तो जो ट्रक्स बनाने का काम करती है वो आपको टाटा मिलने वाली है, अशोक लेलैंड मिलने वाला है, उसके बाद महिंद्रा मिलने वाली है। तो इनको जो है जो 50% या जितना भी जो डिस्काउंट दिया होगा लोगों को, वो जो है इनको कवर करेंगे, ठीक है। 9.3 लाख करके जो इतने भी उसमें से डिस्काउंट रहेगा वो इनको देने का काम रहने वाला है गवर्नमेंट का। और इसके साथ ही एक स्पेशल प्लान भी लॉन्च किया गया है, एक स्पेशल एलोकेशन की गई है। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में जो है 1100 ट्रक जो है डिप्लॉय किए जाएंगे, EV ट्रक जो है डिप्लॉय किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान देने की, वारंटी रिक्वायरमेंट जो है टोटल 5 साल या तो 5 लाख किलोमीटर का जो है वारंटी रिक्वायरमेंट रखने के लिए बोला गया कंपनीज को। और जो मोटर्स रहेगा उसमें 2.5 लाख पर किलोमीटर, और जो व्हीकल रहेगा उसमें 5 साल का, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अंडर दिस इंसेंटिव के अंदर का सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इससे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला कि हम 150 जो है ट्रक जो है 2 साल में बनवाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इंसेंटिव स्कीम का जो है इनको भी लाभ मिलेगा जब ये कंस्ट्रक्शन करेंगे या जो मैन्युफैक्चर करेंगे EV ट्रक्स को तब। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है संचार मित्र स्कीम। संचार मित्र स्कीम एक तरह से डिजिटल एम्बेसडर स्कीम है जो कि यूथ को टारगेट करता है, कि वो अवेयरनेस फैला पाए टेलीकॉम सेक्टर का, फिर डिजिटल ट्रेंड ये सारी चीज़ इंप्रूव कर पाए। इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बताया था। स्टूडेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे टेलीकॉम हो गया, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटीज़, तो यहाँ से जो है वॉलंटरी वो संचार मित्र बन सकते हैं, और जो टेलीकॉम अवेयरनेस है या डिजिटल जो लिटरेसी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिटीजन के बीच में और इंडिया के जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है उसके बीच में ब्रिज बनने का काम करने वाले हैं ये यूथ। ये जो यूथ है ये 3 पिलर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। एक है कनेक्ट, एजुकेट और इनोवेट। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखते हुए जाना है। इसको कंडक्ट कौन कराएगा? नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके साथ ही जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो मीडिया विंग है वो भी पार्टनर्ड है, ठीक है।
समझ आ गया, वो छोटा सा न्यूज़ है बस। जो संस्कार मित्र स्कीम है, इसके अंदर संस्कार मित्र बनाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं उनको जो वॉलंटरी जो है अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, तो इनको एज अ ब्रिज की तरह सेट किया जाएगा जो कि सिटीजन और फिर टेलीकॉम इकोसिस्टम के बीच में बनेंगे। और इसके साथ ही 3 तरह के पिलर्स है, कनेक्ट, एजुकेट और इनोवेट। इसके अंतर्गत ये सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ा न्यूज़ था, बट मैंने यहाँ पे कुछ क्रिस्प में सारे के सारी चीज़ें देख के रखी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने जो है 7 तरह के नए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है ऐड किया गया है अंडर दी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म पे। अब ये क्या है, इनाम प्लेटफॉर्म। इनाम प्लेटफॉर्म एक तरह प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत ऑक्शन करते हैं, ठीक है। फार्मर्स जो हैं वो अपना सामान लाते हैं और उसके ऊपर ऑक्शंस होती है और वो ऑक्शन जो है ट्रांसपेरेंट रहता है और फार्मर्स को उसके बदले में जो है पैसे मिल जाते हैं। ये चीज़ पहले जो है एपीएमसी की तरह एपीएमसी के द्वारा होता था, ठीक है, और ये जो है स्टेट चलाती है, लेकिन ये ऑफलाइन होता था, लेकिन उसको जो है ऑनलाइन जो है इनाम पोर्टल के थ्रू कर दिया गया। कौन कौन से 7 प्रोडक्ट जो है ऐड हुए हैं वो आपको देखना है। एग्जाम्पल ये 7 नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। शुगर केन, मिर्चा राइस जो कि बिहार का है, उसके साथ कटनी राइस, ठीक है, जर्दुलू मैंगो जो कि जर्दुलू मैंगो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, जो बिहार से आता है, ये आपको याद रखना है। फिर शाही लीची, ये भी बिहार से है जिसको जीआई टैग देकर रखा हुआ है। फिर मगही पान और फिर बनारसी पान, ये उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी सारे बिहार के मिलेंगे, एक जो है उत्तर प्रदेश का आपको मिलेगा। तो ये 7 का नाम आपको एग्जैक्ट याद रखते हुए चलना है। बाकी आप डेफिनेशन यहाँ से सकते हो, इनाम पोर्टल क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट इन न्यूज़। नेशनल के अंदर ही मिलेगा आपको फर्स्ट इन न्यूज़, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी मिलेगा। 1 मिनट देना यार, ठीक आ रही थी, चलो कोई नहीं, ठीक है चलेगी। इंडिया का पहला नेशनल बायो बैंक बनाया गया है और इसके बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है इनके द्वारा बताया गया था। अब ये बायो बैंक के अंदर क्या रहेगा, इसके अंतर्गत जो जेनेटिक जो डेटाबेस है वो बनने का काम करेगा, ठीक है। तो जेनेटिक डेटाबेस रहेगा जिसके अंतर्गत जो हेल्थ डेटा प्रोजेक्ट है या तो जो हेल्थ हमारा जो रहने वाला है वो स्टोर रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनने वाला है। ये एआई बेस्ड इमेज है, कुछ ऐसी बिल्डिंग बनेगी जहाँ पे जो जेनेटिक डेटाबेस है उसको स्टोर किया जाएगा। तो इसके लिए ये जो जेनेटिक डेटाबेस बनाया जा रहा है ये इंस्पायर्ड है विद यूके का जो बायो बैंक है उससे, ठीक है। तो यूके का जो बायो बैंक है उससे इंस्पायर्ड है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसको जो है फिनोमिना जो इंडिया है उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, इंडिया का फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव बनाया गया है। ये नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज और फिर आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। आईएमडी क्या है, जो वेदर नापता है, वेदर का जो आपको बताता है, जो आपको मैसेज आता होगा कि 3 घंटे के बाद बारिश आने वाला है, 2 घंटे के बाद बारिश आने वाला है, वो आईएमडी का ही काम रहता है। उसका जो नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ये एक तरह की मुंबई बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। तो दोनों ने पार्टनर करके बोला है कि वेदर डेरिवेटिव निकाला जाएगा। अब वेदर डेरिवेटिव क्या रहता है, वेदर डेरिवेटिव के अंतर्गत जो भी फार्मर्स जो है वेदर डेरिवेटिव लेकर रखा हो या कोई भी अगर पर्सन एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहा हो तो उसको लग रहा है कि मेरा जो है लॉस हो सकता है, इस समय वेदर खराब हो सकता है, तो वेदर डेरिवेटिव ले सकता है। उसके अगर कुछ भी लॉस होगा तो वेदर डेरिवेटिव के अंतर्गत वो पैसे दिए जाते हैं। तो ये होता है वेदर डेरिवेटिव। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला ऑल वुमेन डिस्पेंसरी खोला गया है और इसको जो है कोल इंडिया लिमिटेड और उसके साथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा खोला गया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। टोटल इसमें देख सकते हो कि 14 जो है वुमेन्स रहने वाली है, जो कि डॉक्टर, नर्स, सपोर्टिंग स्टाफ ये सब रहेंगी, ठीक है। तो ये पहला ऑल वुमेन डिस्पेंसरी है जो कि आपको बिलासपुर का जो कोल माइन है वहाँ पे मिलेगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट चलते हैं, सोनाली मिश्रा अभी के टाइम पे फर्स्ट वुमेन ऐसी बनी है जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इससे पहले ये एडीजी की तरह काम कर रही थी मध्य प्रदेश पुलिस पर। और एक और चीज़ इसमें ध्यान देना कि ये जो आपको दिख रही होंगी मैम सोनाली मिश्रा जी, ये जो है बीएसएफ के भी पहली कमांडर जो है वो चीफ थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। पहले कमांडर चीफ ये बीएसएफ की थी, ये भी आपको ध्यान देना। 2021 में ये पंजाब बॉर्डर पे जो है ये कमांड कर रही थी। अब चलते हैं स्टेट न्यूज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूज़ खत्म हो गए। अब स्टेट के जो फर्स्ट न्यूज़ है खत्म करते हैं। इंडिया का पहला एक्वा पार्क जो है बनाया गया है असम में। असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी देख सकते हो, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के सीएम, इनके द्वारा जो सोनापुर है यहाँ पे जो है इसको बनाया गया है। क्या काम रहेगा इसका, जो है मॉडर्न
कल्चर की तरह इसको बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो फिशरी है, फिशरी का जो प्रोडक्शन है वो बन पाए, ठीक है, बढ़ पाए, फिशरी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ पाए, उसी के लिए ये चीज़ की गई है। किसके साथ कोलैबोरेशन क्या करके रखा हुआ है? एक तो आपको याद रखना है कि आसाम का एनजीओ है कोलोंग कोपुली, ये आपको याद रखना है। उसके साथ जो नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड भी जो इसका पार्ट है। उसके साथ जो आईसीएमआर का जो सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, ये भी इसका पार्ट है। उसके बाद आसाम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी भी जो है पार्ट है। तो टोटल जो 4 आपको बता रहा हूँ कोलैबोरेशन, ये भी आपको एक्जैक्ट याद रखते हुए चलना है। एग्जाम में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वैसे जो भी पीडीएफ में देता हूँ इंपॉर्टेंट देता हूँ, बाकी सारे जो नॉइज होते हैं जो मतलब काम के नहीं होते वो मैं सारे हटा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं सब कुछ बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यही कारण है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इंडिया का पहला पुलिस स्टेशन बना है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन दी गई है। आईएसओ नंबर आपको याद रखना है 9001/2025, ये नंबर दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि पुलिस का जो सर्विस है केरला में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम आपको मिलेगा अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, आई थिंक प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो है इसको ये आईएसओ रैंक दिया गया है बाय BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये रेटिंग दी गई है कि इन्होंने पुलिस सर्विस का जो काम है वो अच्छा किया है। सिटीजन और फिर जो पुलिस के बीच में गैप होता है उसको हटाया है, और जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है सर्विस देनी चाहिए वो सर्विस दी है, इसकी वजह से इनको ये सर्टिफिकेशन दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, इंडिया का फर्स्ट फेस ऑथ फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको पता होगा कि राशन कार्ड जब बन जाता है उसके बाद जब हम राशन लेने जाते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग रहते हैं वो जब राशन लेने जाते हैं तो उनको राशन कार्ड कैरी करके ले जाना पड़ता है। अब राशन कार्ड कैरी करके ले जाते हैं तो कहीं कहीं पर जाकर फ्रॉड भी होता है, ठीक है, राशन कार्ड फ्रॉड करके बनाया जाता है। तो वो सब बचने के लिए, करप्शन से बचने के लिए एक फेस ऑथेंटिकेशन लाया गया है, जिसके अंतर्गत आधार के बेस पे जो है फेस ऑथेंटिकेशन होंगी। अब फेस ऑथेंटिकेशन में कुछ चोरी नहीं हो सकती, तो इसी के लिए जो है स्टेप जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उठाया है। इससे पहले आधार का जो OTP बेस्ड सिस्टम चल रहा था वो चल रहा था, बट उसमें भी कुछ ना कुछ फ्रॉड का चक्कर पड़ता है। लेकिन फेस के बारे में बात करें तो फेस में कोई चक्कर नहीं होगा, तो इसलिए जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है, इंडिया का फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड मॉस्किटो कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को, और टोटल 66 लोकेशन में चलाया जाएगा और 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसको चलाया जाएगा अभी के टाइम पे। बाकी बाद में पूरे जो है आंध्र प्रदेश में चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड मॉस्किटो कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंतर्गत AI इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग, स्मार्ट सेंसर्स, ये सब यूज किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो एरियाज है उनको ढूंढे जाएंगे और उसको जो है खत्म किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। नेक्स्ट चलते, तमिलनाडु जो है इंडिया का पहला टीबी डेथ मॉडल बनाया है, और इसमें ICMR का जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी है उसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो टीबी पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो हाई रिस्क टीबी पेशेंट्स हैं उनको, और उनको जो है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। क्योंकि टीबी के बारे में बात करें, अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो ट्यूबरकुलोसिस जितना टाइम लगाओगे ठीक करवाने में उतने जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर उसको पहले पकड़ लिया जाए तो ठीक करा जा सकता है। तो इसके लिए जो है ये आंध्र प्रदेश ने ये स्टेप, आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु ने ये स्टेप उठाया है, और ये उठाया जाएगा भाई टीबी सेवा के द्वारा। टीबी सेवा इनका पोर्टल रहेगा, वेब पोर्टल रहेगा, उसके द्वारा उठाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वैसे ही सेम चीज़ जो है लिंक टीबी स्कैनिंग विद फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत पौंडीचेरी ने भी एक चीज़ लॉन्च की है जो कि इंडिया का फर्स्ट यूटी बन चुका है। तो इंडिया का फर्स्ट यूटी बना पौंडीचेरी, जो भी ट्यूबरकुलोसिस स्कैनिंग है वो किया जाएगा फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो फैमिली है उसका जो डेटा है, प्रीवियस जो एंसेस्टर या तो जो फैमिली का डेटा है वो लिया जाएगा, उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि फ्यूचर में वो पर्सन को टीबी हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये मेडिकल एजुकेशन मैंडेट बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन 2022 के अंतर्गत जो है फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम लिया गया था, उसके अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों न्यूज़ ही जो है ना लाइसेंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तब ये फर्स्ट न्यूज़ है तो पूछा जा भी सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसको लिख के रख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट में है। तो यहाँ पे नासा की फर्स्ट वुमेन
या तो ह्यूमन बना है, पहली ह्यूमन बनी है जो कि मार्स में जाएगी, मार्स की मिशन की जाएगी, जो कि 2030 में प्लान है नासा का मार्स में जाने का। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है कर्सन। ठीक है, इनका नाम आपको रखना है एलिसा कर्सन, आपको रखना है। सिर्फ 24 साल की है और ये यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बनी है जो ट्रेनिंग करेंगी मार्स में जाने के लिए। ठीक है, और ये आती कहाँ से है, ये यूएसए से आती है और ये टोटल 3 जगह पे ट्रेन होंगी, जो कि है आपको यूएसए, कनाडा और टर्की। और ये पहली ऐसी पर्सन बनी है जो कि तीनों जगह पे ट्रेन होने वाली है। ठीक है, और नासा का क्या प्लान है कि 2030 तक जो है, 2030 के पहले या 2030 तक जो है मार्स में जाने का, तो उसी मिशन में जो है इनको भेजा जाएगा, उसी के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो फोटो थोड़ा नीचे आ गया, कोई नहीं, मैं आपको पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। तो इसमें याद रखना है कि नासा जो है फर्स्ट कंपनी बनी है जिन्होंने 4 ट्रिलियन का जो है मार्केट कैप अचीव किया है। इसके साथ जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलने वाला है, तीसरे नंबर पे जो है आपको एप्पल मिलने वाला है, तीसरे नंबर पे आपको एप्पल मिलेगा। तो एनवीडिया के बारे में बात करें तो एनवीडिया जो है एक चिप भी यूज़ करती है जिसका नाम आपको H100 और B200 GPU मिलेगा, जो कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो AI बेस्ड है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान दे देना, एग्जाम में ये भी चीज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो इंडिया का पहला जो डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बनाया गया है जो कि घोड़े के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसको मीरठ का जो कैंट है वहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके वजह से घोड़े जो रहते हैं, हॉर्स जो रहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसके ऊपर जो है सर्टिफाई किया गया है बाय WOAH के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, ये भी लेसन नोट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, इन वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया ड्रग्स फॉर न्यू बेबी लॉन्च किया गया है, और ये आपको याद रखना है नोवर्टिस एजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका मेडिसिन नेम भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं जिसका भी वेट अंडर 4.5 kg है, उनको जो है चेक किया जाएगा मलेरिया ना हो, और मलेरिया हो तब भी जो है इनको कोई इतना इफेक्ट ना करे, क्योंकि अब तक ऐसा ड्रग्स बना नहीं था जो कि एकदम, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो कितना ही वेट होता है, 3 kg या 3.5 kg का वेट होता है। ठीक है, जब छोटा बेबी रहता है एकदम ही, जब माँ के पेट से निकलता है, तो वैसे बेबी को अब तक कोई टारगेट नहीं कर रखा था। बट ये कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस्ड, इन्होंने जो है फर्स्ट मलेरिया ड्रग्स बनाया फॉर न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेलिब्रेशन है अभी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी प्रसाद मुखर्जी का। ठीक है, जो कि एक तरह से फॉर्मर फाउंडर भी हैं भारतीय जनता संघ के, जो कि एक से बीजेपी का ही मान सकते हो, प्रिकॉर्सर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो 5 रुपये का स्टैंप लॉन्च किया, जो कि मैंने आपको इमेज दिखा दिया है। इसके साथ ही 125 रुपये का कॉइन भी लॉन्च किया गया है। अब 5 रुपये के इमेज में तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा, 5 रुपये का जो ये स्टैंप लॉन्च किया गया है इसके अंदर आपको सब कुछ दिख रहा होगा। इनका जो बर्थ एनिवर्सरी लिखा गया 2025 ऐसा कुछ लिखा गया है। लेकिन कॉइन के बारे में बात करें तो कॉइन इंपॉर्टेंट है। कॉइन जो है आपको 125 रुपये का जो कॉइन मिलेगा, ये टोटल 99.9% प्योर सिल्वर है, और इसके अंदर लायन कैपिटल और सत्यम जयते लिखा है, और रिवर्स में जो है आपको जो मनोहर जी का जो है फोटो मिलने वाला है। इसके साथ ही ये 1901 से लेके 2026 तक जो है ये भी लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि 2026 को जो है 125वीं एनिवर्सरी बनाई जा रही है, और 1901 में जो है इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है, और इसको डिज़ाइन किसने किया है, नेनू गुप्ता ने किया है, ध्यान देना। ठीक है, ये पर्सन का नाम आपको याद रखना है, नेनू गुप्ता ने जो है ये स्टैम्प उसके साथ स्टैम्प जो है बनाया है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कॉइन तो वो तो गवर्नमेंट का है, और इसके बारे में जो है सेलिब्रेशन की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। हमारा पूरा का पूरा नेशनल खत्म हो गया, अब बढ़ते बैंकिंग की तरफ। नेशनल का लॉन्चेस बाकी है, क्योंकि मैं लॉन्चेस में अलग से ही देता हूँ आपको। तो बैंकिंग में पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा गया है 8.05%। ठीक है, कितना रखा गया है, 8.05% फॉर फ्रॉम जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31, 2025 तक। अब देखो, ये जो रेटिंग देता है ना, ये जो फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड जो इंटरेस्ट रेट है, ये हर 6 महीने में चेंज होता है। इससे पहले जो है जनवरी में चेंज हुआ था, तब जो है 8.05% रखा गया था, और अब जुलाई में चेंज हुआ, जुलाई 2025 में चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम जो है जनवरी 2026 में चेंज होगा।
अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताया तो मैं आपको, ठीक है। 8.05 में आपको जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका इंटरेस्ट प्लस उसके साथ कुछ और बफर सिस्टम के हिसाब से बफर परसेंटेज लिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका 7.07 है और जो बफर लिया गया है 0.35% है। तो बफर हर समय सेम होता है। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है अगर इसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए उस हिसाब से जो है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। टोटल अगर ऐड करेंगे तो 8.05% मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो भी पर्सन करना चाहे कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपये और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। अपर लिमिट जितना भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि प्री मेच्योर विड्रॉ नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए प्री मेच्योर विड्रॉ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखिए, अगर सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में वो अर्ली विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ है कि अगर 6 महीने के अंदर ही लास्ट 6 मंथ का जो भी इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। और अगर बात करें 60 से 70 एज तक हो और तब उनका जो लॉकअप पीरियड है 6 साल के लिए रहेगा। तो 6 साल के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। अगर 70 से 80 एज तक हो तो 5 साल के बाद, और 80 प्लस तो 4 साल के बाद जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन किया है टोटल 25,000 करोड़ रुपए का, और ये किया जाएगा ई कुबेर प्लेटफॉर्म से, ठीक है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म क्या है? एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर, इवन गवर्नमेंट का पेमेंट भी जो है अब होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक साइड से मान सकते हो कि पेमेंट करने का जरिया है ई कुबेर प्लेटफॉर्म। तो जो 25,000 करोड़ रुपये आपको दिख रहा है गवर्नमेंट जो है बॉन्ड ऑक्शन करने वाली है, तो इसमें आपको मिलेगा कि जो नया बॉन्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो मैच्योरिटी पीरियड आपको 2032 मिलने वाला है। मतलब 2032 तक जो है, जुलाई 14 2032 तक जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड रहेगी। टोटल जो है 11,000 रुपये जो है एज अ बॉन्ड अमाउंट निकाला जा रहा है। उसके बाद रेश्योर जो है वो आपको मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट रेट पे आपको रखना है 7.09% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये इसकी मैच्योर जो है नवंबर 25 2074 तक रहेगा, और टोटल अमाउंट जो है 14,400 करोड़ रुपये जो है इसके अंतर्गत निकाले जाएंगे। अब रेश्योर का मतलब क्या हो कि सेम मेच्योरिटी डेट और सेम इंटरेस्ट में पहले भी इसको इशू किया गया है, बट उस समय अमाउंट अलग था, बट इस समय जो है अमाउंट अलग रखा गया है। कोई भी पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे आप हैं या हम हैं, मैं हूँ, तो हम जो है रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो हम जो है आरबीआई का जो रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है वहाँ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? पे आउट जो है हर 6 महीने में मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो 7.09% है, तो ये हर 6 महीने में मिलेगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 रुपये करना अनिवार्य है, ठीक है। तो पैसे हो तो फिर इन्वेस्ट कर सकते हो 10,000 रुपये, लेकिन मिनिमम होने चाहिए। उसका मल्टीपल ऑफ 10,000 मतलब 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पैसे की नीड है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड ऑक्शन किया है। इवन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड रहे तो 2,000 करोड़ और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है ये बॉन्ड। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, अप टू 2,000 करोड़ रुपए जो है बढ़ाया जा सकता है अगर डिमांड हाई हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, मैं तब भी थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज किया था, और ये जून और दिसंबर में रिलीज होता है। इसको प्रिपेयर किया गया था बाय सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। इसको पब्लिश किया गया था बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट के द्वारा। ये रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा डेटा ही डेटा है, ठीक है। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। आपको राइट ऑफ पता होगा। राइट ऑफ क्या रहता है? जो लोन होता है उसको माफ़ कर दिया तो राइट ऑफ रहता है। कुछ चीज़ें टर्म है जो कि समझ नहीं आएंगे, बट मैंने ये ऑलरेडी डेली में थोड़ा बहुत समझाया गया था, तो फिर मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो। बाकी आपको समझ आ ही जाएगा जो इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा चीज़ें, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब जब माफ़ किया जाए लोन। बाकी यहाँ पे डेटा मैं क्या आपको 2.80 ये सब बताऊँगी, या टारगेट 4% है, या PDF जो डाउनलोड कर लेना फ्री में, जो है टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या तो वीडियो को पॉज करके भी पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि 2000 का जो नोट जो निकाला गया था, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद जो है 2000 का नोट भी निकाला गया था। इसको बंद किया गया था, बहुत टाइम हो गया बंद करते हुए, लेकिन अभी के टाइम पे भी देखा जाए तो अभी पब्लिक के पास जो है नोट है 2000 रुपये का, अभी भी नोट पड़ा हुआ है। तो ये डेटा जो है अभी जुलाई 1 2025 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि टोटल 6,099 करोड़ रुपये अभी भी लोगों के पास
जो है पैसे पड़े हैं 2000 रुपये नोट के। टोटल बात करें कि 3.56 लाख करोड़ के जो हैं 1.71% अभी लोगों के पास जो है 2000 रुपये के नोट है, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई के पास वापस पैसे गए नहीं है और अब तक आरबीआई के पास कुछ 98.29% जो है पैसे वापस आ चुके हैं। अगर 2000 रुपये के नोट के बारे में बात करें तो ये अभी भी, अगर आपके 2000 रुपये का नोट है तो आप दुकान में दे सकते हो और अभी भी जो है वो लीगली माना जाएगा उस पैसे को, ठीक है। दुकानदार मना कर सकता है लेकिन वो लीगली जो है अभी भी टेंडर फॉर्म में है। लेकिन आरबीआई ने इसका प्रिंट करना और रीइश्यू करना कब का बंद कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के पेमेंट्स हैं जो भी 75 करोड़ रुपये से ज़्यादा होंगे वो करना पड़ेगा जो आरबीआई का ई कुबेर प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह जिससे जो है पेमेंट जो है होता है। पहले जो था ये 500 करोड़ का था, अब जो है 75 करोड़ रुपये कर दिया है और गवर्नमेंट का प्लान है कि आगे जो है इसको 50 करोड़ रुपये जो है कर दिया जाए, क्योंकि करप्शन जो है ना ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या तो निगरानी नहीं रखने की वजह से ही होता है। अगर बात करें पहले जो 500 करोड़ रुपये रखा गया था वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में जो है पेमेंट होती थी, तो फिर वहाँ पे करप्शन होने के चांस ज़्यादा थे। अब ई कुबेर के थ्रू होगा, प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होगा पेमेंट। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेमेंट्स हैं, बड़े बड़े पेमेंट्स हैं 75 करोड़ से ज़्यादा, तो वो सारा रिकॉर्ड रहेगा। और गवर्नमेंट का अपकमिंग प्लान भी है कि 50 करोड़ तक कम करने का। कुछ फायदा भी है, ऐसा नहीं सिर्फ करप्शन ही, कुछ फायदा भी है, जैसे कि 24 घंटे के अंदर जो भी सेटलमेंट है वो हो जाएगा। और गवर्नमेंट पेमेंट के बारे में बात करें, किस किस तरह के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेमेंट है उसके बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, ये सारा का सारा पेमेंट जो है इसी ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू करना पड़ेगा। 2 तरह की पेनल्टीज हैं और कुछ 4 तरह के पेनल्टीज और है, बट वो लेसन बोर्ड में आते हैं। तो 2 तरह के पेनल्टीज हम इसको कवर करते हैं। पहले तो जो एचडीएफसी बैंक है इसके ऊपर 4.88 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है बाय आरबीआई, और दूसरा आपको मिलेगा श्रीराम फाइनेंस जिसके ऊपर 2.70 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है बाय आरबीआई। कारण पहला जो एचडीएफसी है इन्होंने फेमा एक्ट जो है उसको अच्छे फॉलो नहीं किया। फेमा एक्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो सही से फॉलो नहीं किया और इन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल है उसमें वायलेशन की है, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। श्रीराम फाइनेंस के बारे में बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में डिजिटल लैंडिंग है, जो डिजिटली लोन देना होता है वहां पे उसका जो वायलेशन किया गया है उसकी वजह से जो है इनके ऊपर पेनल्टी लगी गई है कि उन्हें नॉन कंप्लायंस दिखाया है रीपेमेंट और रीपेमेंट राउटिंग पर। तो ये जो 2 बैंक्स हैं ये आपको याद रखना है। अब कुछ 4 बैंक्स की तरफ और ले जाऊंगा जो कि लेसन बोर्ड में आते हैं, जो कि कोऑपरेटिव बैंक है और ये सारे के सारे बैंक मोस्टली आंध्र प्रदेश से आते हैं। जैसे कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, चित्तूर कोऑपरेटिव बैंक और कर्नाटक कोऑपरेटिव बैंक, सारे बैंक के ऊपर 1 लाख रुपये पेनल्टी लगाई है और डिफरेंट जो है कारण है जिसकी वजह से पेनल्टी लगी है। अब लाइसेंस के ऊपर बढ़े तो मोबिक्विक सिक्योरिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने मोबिक्विक से जरूर पेमेंट किया होगा। तो इसको एज अ स्टॉक ब्रोकर और क्लीनिंग मेंबर की तरह लाइसेंस मिल चुका है बाय दी सेबी और ये लाइसेंस जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है, मतलब इनको फुली अब लाइसेंस मिल चुका है और इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी कुछ एक्सपायरी डेट होता है 5 साल 10 साल, उसका वापस रिन्यू करना पड़ता है, बट ये कोई भी इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, तो ये अनलिमिटेड तक चलने वाला है। अब क्या काम करने वाले हैं हम उसको समझते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है, जो स्टॉक को बाय करता है और सेल करता है। स्टॉक ब्रोकर का काम होता है अगर कोई पर्सन स्टॉक बेच रहा हो और बाय कर रहा हो उसके बीच में स्टॉक ब्रोकर जो है उसको पूरा जो है परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, बेचना और खरीदने का काम जो है करता है क्लाइंट के अगेंस्ट पर। और क्लीनिंग मेंबर क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा टीम बैठा रहेगा मोबिक्विक का, जो कि निगरानी रखेगा कि ये जो पैसा है या तो जो स्टॉक है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा है कि नहीं, तो इसका मतलब होता है क्लीनिंग मेंबर। नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट में चलते हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि चाइना बेस्ड है, इन्होंने IIFL हाउसिंग फाइनेंस को 100 मिलियन जो है एज ए इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि जो लोन जो होम लोन है वो दे पाए इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, उसकी सच जो लो इनकम ग्रुप है उनको, ठीक है। तो दोनों को पैसा देने के लिए जो है 100 मिलियन AIIB के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों साइड को हेल्प करेगा, होम बायर को भी इवन डेवलपर को भी जो है लोन देने का काम करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है। ये ADB को पैसा दे रही है और पैसा क्यों दे रही है, क्योंकि जो इंडिया का जो रेन्यूएबल पावर है ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो भी स्टेप लेना है
उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो एडीबी भी जो है इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी है, उसके द्वारा जो है ये चीज़ सारे करने वाली है। आज नाक बहुत ज़्यादा खुजा रहा है, आई थिंक थोड़ा सर्दी भी है, ठीक है, माफ़ करना। तो इसके अंतर्गत 200 मिलियन जो है एज अ पैसा दिए जाएंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा। और ये देख सकते हो कि एडीबी को ये सारा पैसा दिया जाएंगे। और एडीबी ये पैसा कहाँ से लेंगी, जो इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी है इसके द्वारा ली जाएंगी। और इंडिया का जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको जो है उस पर जो है पैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत लिया जा रहा है। और लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब सस्ते में मान सकते हो कि जीरो इंटरेस्ट रेट है, कुछ कम इंटरेस्ट रेट पे जो है पैसे लिए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो क्लीन एरिया प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक तरह से प्राइवेट आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इन्होंने इंडी ट्रस्ट को जो है पैसा देंगे। क्यों देंगे पैसा, क्योंकि ये जो है बनाएंगे, इंडी ट्रस्ट जो है बनाएंगे 180 मेगावाट का BESS प्रोजेक्ट। BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी, अब मान लेते हैं सोलर पैनल लगा है, ठीक है, आपके घर में सोलर पैनल लगा है, तो इसमें से आपके घर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में मिलेगी, लेकिन जो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी है वो जाती है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में। और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जो है जाने के बाद उसको स्टोर करने के लिए एक बैटरी वेयरहाउस चाहिए, तो वो वेयरहाउस जो है बनाने का काम करेंगी इंडी ट्रस्ट, ठीक है। और इसको बनाया कहाँ जाएगा, गुजरात में बनाया जाएगा। क्योंकि गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात का मैं अभी एक शॉर्ट्स देख रहा था जहाँ पे गुजरात में हर एक घर में जो है सोलर पैनल लगा है। तो सोलर पैनल लगा है तो उस सोलर पैनल से जो भी पावर आएगा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में वो स्टोर करने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो उसी के लिए जो है ये पैसे दिए जा रहे हैं। और ये पैसे जो आपको एग्जैक्ट रेट में 460 करोड़ रुपये जो हैं दिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेम IFFC जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेटिव मुंबई महाराष्ट्र को भी जो है पैसा देने का काम करेगी 60 मिलियन का, ठीक है। और जो मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेटिव के जो फंड का जो नाम है ये भी याद रखना है आपको, इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 5 या तो V, इसको जो है दी जाएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फंड का जो टारगेट है वो भी याद रखना है, 750 मिलियन का टारगेट रखा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो। दो तरह के GDP प्रेडिक्शन है, एक तो आ रहा है ICAR की तरफ से, जो कि जिन्होंने फाइनेंशियल 2026 में 6.2% का GDP प्रेडिक्शन मारी है। और सिविल के बारे में बात करें, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया की रेटिंग के बारे में बात करें तो इन्होंने 6.5% जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्रेडिक्शन मारी है। अगर आपका एग्जाम IPS PO का अगर टारगेट कर रहे हो, उसका एग्जाम आपको अक्टूबर में मिलेगा ना, तो अक्टूबर में मिलेगा तो आपको GDP प्रेडिक्शन जो है अप्रैल से पढ़ते हुए जाना है। लेकिन कुछ GDP प्रेडिक्शन है जो चेंज हो जाता है, जैसे कि सिविल का GDP प्रेडिक्शन क्या पता अगस्त में आता था चेंज हो जाए, क्या होता है सितंबर में आकर चेंज हो जाए, तो वो जो लेटेस्ट जो GDP प्रेडिक्शन रहेगा ना उसको पढ़ना रहता है। तो अगर आपका एग्जाम IPS PO के बाद में है तो अभी इसको मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं, GDP प्रेडिक्शन पढ़ के याद रख के इसको छोड़ते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं अदर्स इन न्यूज़ में बढ़ते हैं, बैंक्स के अदर्स इन न्यूज़। तो इंडियन बैंक ने बोला है या इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट राइज करने वाली है 45 करोड़ रुपए, मतलब 45,000 करोड़ रुपए जो है राइज करेंगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से। किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करते हुए, आपको पता होगा बैंक का जो है PSB जो भी है उसका डिसइन्वेस्टमेंट की बात चलेगी, PSB को डिसइन्वेस्ट किया जाए और प्राइवेट किया जाए, तो उसके अंतर्गत ही जो है 45,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है। प्लान नहीं, वैसे तो प्लान तो बजट में किया था कि 50,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू लाने का, बट अब जो है गवर्नमेंट ने सोच के रखी है कि ये जो पैसे जो है लिए जाएंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक। इसके अगेंस्ट ऑलरेडी SBI ने 25,000 करोड़ रुपए जो है बता दिया है कि हम जो डिसइन्वेस्ट करके 25,000 करोड़ जो है वो उठाएंगे। बाकी बैंक है जैसे कि PSB के, जैसे कि यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसमें आप IPS का एग्जाम दोगे, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक और फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे बैंक जो है आएंगे। तो ये भी अपना जो भी स्टैक है वो बेचेंगे और टोटल गवर्नमेंट का जो प्लान है ये कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट का एक और प्लान है कि जो IDBI बैंक है जो कि प्राइवेट हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं कब से प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बोलना है कि ये 2025 तक जो है पूरा का पूरा कर दिया जाएगा। ये जो है ये सारी चीज़ें की जाएंगी, ये सारे जो बेचे जाएंगे नॉर्मल पब्लिक को नहीं, बल्कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स हैं उनको भेजे जाएंगे। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको जो है बेचा जाएगा, जिसकी वजह से जो एक ही बार में जो है पूरा पूरा पैसा गवर्नमेंट को मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंकिंग लिक्विडिटी सरपास
क्रॉस 4 ट्रिलियन। ये हाईएस्ट है 2 साल में। देखा जाए तो बैंक का जो सरप्लस है ये होने का सबसे बड़ा कारण आरबीआई खुद है। आरबीआई मई 2025 में जो है 2.69 ट्रिलियन का जो है पैसा निकाला गया था, आरबीआई के द्वारा सरप्लस में निकाला गया था। और ये पैसा जो है वीआरआर ऑक्शन के द्वारा जो लिया गया था। वीआरआर ऑक्शन मतलब वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, जिसके अंतर्गत बैंक जो है आरबीआई के पास जो है पैसा डालती है और इसके बदले आरबीआई कुछ ना कुछ पैसा देती है, जैसे कि 5.47% का जो है इंटरेस्ट रेट दे रही है। ठीक है, तो वीआर ऑप्शन ये सब मैंने आपको डेली में पढ़ाया, तो यहाँ डिटेल में जाएंगे नहीं। तो यहाँ से पैसा लिया आरबीआई ने और यही पैसा जो है बैंक को दे दिया, इसकी वजह से बैंक का जो सरप्लस हो गया सेकेंड हाईएस्ट इन 2 साल में। ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हो गया न्यूज़। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ में हटा दूंगा ये न्यूज़। ठीक है, ये नेक्स्ट में बड़े लॉन्चेस। अब पढ़ते हैं लॉन्चेस, जिसमें आपको बैंकिंग के लॉन्चेस, इंटरनेशनल के लॉन्चेस, उसके साथ ही नेशनल स्टेट गवर्नमेंट सबके जो लॉन्चेस एक साथ ही मिल जाएंगे। पहला न्यूज़ आ रहा है, कर्नाटका बैंक और इंडिगो ने पार्टनर किया और एक KMB इंडिगो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसके अगेंस्ट जो भी पर्सन इंडिगो फ्लाइट यूज़ करेगा वो भी कोटक, आई थिंक मैं कर्नाटका बोला गया, सॉरी कर्नाटका नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ पार्टनर किया है कि एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो भी ये कार्ड यूज़ करेगा उसको इंडिगो का जो ब्लू चिप का जो अवार्ड है वो मिलेगा। ब्लू चिप क्या, एक तरह का रिवॉर्ड पॉइंट है जो कि इंडिगो की तरफ से दी जाती है। तो जो भी कार्ड यूज़ करेगा उसको ब्लू चिप क्रेडिट दिए जाएंगे। बस इतना छोटा सा न्यूज़ ही है ये। एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक होल्डली ओन्ड सब्सिडी है। तो इन्होंने लॉन्च किया BSE इंश्योरेंस इंडेक्स। ये एक तरह का इंडेक्स है जिसके अंतर्गत जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है उसका हजार स्टॉक को जो है एक साथ जो है लेगा और उसका जो है रीबैलेंसिंग होगी हर 6 महीने में। एक जून में होगा, एक दिसंबर में होगा। रीबैलेंसिंग मतलब क्या, जो टॉप 100 कंपनीज है उनको उठाया जाएगा, उसका नेक्स्ट वापस रीबैलेंसिंग होगी, उसका नेक्स्ट जो टॉप 100 है वैसे उठाया जाएगा। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो कर सकता है इसके अंतर्गत 1000 कंपनीज में एक साथ। और ये जो है ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, 2 तरह से इन्वेस्ट हो सकती है, ETF के थ्रू भी और इंडेक्स फंड के तौर पे। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर बढ़े तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ETF लॉन्च किया है। इसके साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ETF फंड्स और फंड्स भी लॉन्च किया है। जो ETF BSE पावर ETF है, इसके अंतर्गत क्या रहेगा, एक पूरा का पूरा बास्केट मान सकते हो। ETF का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत एक पूरा का पूरा कंपनी, बहुत सारी कंपनीज को एक साथ ही खरीदना पड़ता है शेयर्स। जैसे कि मान सकते हो एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, तो पूरा पूरा बास्केट खरीदना पड़ेगा, ना कि आप इंडिविजुअली खरीद सकते हो। एप्पल की जगह कंपनी A B C ऐसे ले सकते हो। तो बहुत सारी कंपनीज का स्टॉक एक साथ खरीदना और बेचा जाता है ETF के अंतर्गत। और ये ETF जो BSE का पावर ETF जो है बनाया गया है बाय दी ग्रो। नेक्स्ट जो है आपको फंड्स ऑफ फंड्स मिलेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ETFs के जो है थोड़े जो है फंड्स लिए जाएंगे। इसलिए सेम ऐसा मान सकते हो कि स्पेशल म्यूचुअल फंड है। इस तरह से स्पेशल म्यूचुअल फंड है जिसमें थोड़ा पैसा जो है हर एक ETF से निकाला जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ समझ गए होंगे। इसका फंड मैनेजर का नाम आपको याद रखना है, निखिल, आकाश और साची। ये 3 जो है नाम आपको याद रखना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये हो सकते हैं और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये एक तरह का पेमेंट गेटवे लॉन्च किया गया है, मान सकते हो कि मशीन, ठीक है, पॉज मशीन लॉन्च किया गया है। और इसके लिए आपको टेक पॉइंटर याद रखना है, माई लैब पे, और बैंक याद रखना है रत्नाम बैंक लिमिटेड, और मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, ये सारे इसके पार्टनर्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने लायक कुछ है नहीं, इसको जल्दी खत्म करते चलते। नेक्स्ट आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूज़। सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉन्चेस मिलेंगे। अमित शाह जी ने एक तो पूना वाला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर खोला है पुणे में, जिसके अंतर्गत टोटल 6000 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है बेनिफिट करने वाला है। और बोला जा रहा है कि ये टोटल 14 एकड़ का ज़मीन रहेगा जहाँ पे ये मेडिकल सेंटर बनेगा। ठीक है, पुणे और वेस्टर्न महाराष्ट्र को जो है फ़ायदा करने वाला है, ये प्लान है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके साथ जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर भी पुणे में ही लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि पुणे गुजराती भाभू समाज के द्वारा बनाया गया है 300 करोड़ की लागत लेके। इसके अंतर्गत पब्लिक लाइब्रेरी रहेंगी जिसमें 5000 बुक्स रहने का काम होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टैचू ऑफ बाजीराव पेशवा 1 का जो स्टैचू पुणे में बनाया है। पुणे में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे में, पता होगा एनडीए जो 12th क्लास पास करके जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक बाजीराव
पेशवा वन पे जो है एक स्टैचू बनाया गया है। ठीक है, बाजीराव बहुत ज़्यादा माना जाता है महाराष्ट्र में, तो उन पे जो एक स्टैचू बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है काला सेतु चैलेंज लॉन्च किया, उसके बाद भाषा सेतु चैलेंज लॉन्च किया है। काला सेतु चैलेंज किया है, एक साइड से देख सकते हो कि अगर कोई टैक्स है, यार एक मिनट देना है, मैं पानी पी लूँ, ठीक है, पानी पी लेते हैं यार। थोड़ी सर्दी, इसमें नाक बहुत ज़्यादा खुजा है। कोई नहीं, जो काला सेतु चैलेंज है ये एक तरह का रियल टाइम टेक है। रियल टाइम टेक मतलब एक तरह का चैलेंज होने वाला है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि टैक्स को, जो भी स्टार्टअप्स है या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको टैक्स को जो है वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 3 सेक्टर में फोकस करने बोला गया है। पहला तो फार्मर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा सीनियर सिटीजन। और जो भी ये चैलेंज जीतेगा उनको कुछ न कुछ सपोर्ट और फिर इन्वेस्टमेंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा मिलेगा आपको भाषा सेतु चैलेंज। भाषा सेतु चैलेंज एक तरह का रियल टाइम ट्रांसलेशन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत सेम चीज़ डिफरेंट एक्सपर्ट आएंगे और इसके ऊपर सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, दोनों मिलके एक एग्रीटेक इनोवेशन हब बनाया है। ये एक तरह का एग्रीटेक मतलब क्या, एग्रीकल्चर को जो है अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए तो उसको एग्रीटेक बोला जाता है। तो एक तरह का हब है जिसके अंतर्गत फार्मर्स, स्टार्टअप्स, रिसर्चर, केवीके मतलब क्या हुआ, किसान विज्ञान केंद्र, उसके साथ एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सबको जो है जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और इसके साथ ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो है आईआईटी रोपर में खोला गया है, और इसके बारे में बजट में ही बताया गया था 75 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला गया, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हाँ, इसका वेन्यू कहाँ पे, मेरठ में है, चीज़ थोड़ा ध्यान देना। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में जो है ये एग्रीकल्चर इनोवेशन हब बनने वाला है, चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट चलता है टी हब। टी हब क्या है, ये तेलंगाना का एक स्पेस टेक एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया, सेकंड कॉर्पोरेट, जिसके अंतर्गत 300 करोड़ पे ज़्यादा देने की बात कर रही है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट जैसे मान सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी है, वैसे जो है 10 नए जो है एसिड किए जाएंगे इसके अंतर्गत, टारगेट है ये। ठीक है, तो ये लास्ट मिनट में आते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, इन्होंने लॉन्च किया एक तरह का पोर्टल, जिसके अंदर देख सकते हो ये डिसेबल्ड पर्सन है, अगर इसको गवर्नमेंट स्कीम एक्सेस करनी है, इसके साथ ही अगर बात करें गवर्नमेंट स्कीम या तो कुछ चीज़ें जाननी हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जान सकती है। अब गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी, एक तो आपको मिलेगा दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम, उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्कीम। ये दोनों स्कीम के बारे में कुछ भी जानना हो तो वो ये पोर्टल यूज़ करते हुए जा सकता है, ये पोर्टल यूज़ करते हुए जान सकता है। ठीक है, अगर बात करें डीडीआरएस के बारे में, तो एक तरह का क्या है, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का पैसा जो है लगने वाला है। और मेन फोकस ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर बनाया जाए, जिसके से पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको वोकेबल ट्रेनिंग, डायग्नोसिस, ये सारी कुछ की जाए, थेरेपी, सब कुछ दी जाए इसके लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है अमरनाथ यात्रा के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताओ, अमरनाथ यात्रा हो रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी और गाइड करने के लिए जो है इंडियन आर्मी को ऑपरेशन शिवा के अंतर्गत भेजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सकुंदर ब्रिज बनाया है। सकुंदर ब्रिज जो है ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। इंडिया का पहला लॉन्गेस्ट केबल स्टाइल ब्रिज है, क्योंकि इसमें केबल लगे हैं इसलिए इसको केबल स्टाइल ब्रिज बोला गया है। और एक कर्नाटका का पहला ब्रिज है जो कि 2.25 किलोमीटर लंबा मिलेगा। जो फर्स्ट ब्रिज है इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, वो वर्ली सीलिंग जो मुंबई में है वो मिलने वाली है। मुंबई वाली जो है वो अरेबियन सी के ऊपर बना है। वैसे ये भी याद रखना है, ये जो ब्रिज है ये बना है सारावती रिवर के ऊपर। कहीं पे यहीं पे लिखा होगा, वैसे तो सारावती है, सारावती ब्लैक वाटर के ऊपर बना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है MSTC ऑफिस, और ये न्यू दिल्ली में बनाया गया है। ये किस तरह का ऑफिस है, ये ऑफिस रहने वाला है जिसके अंतर्गत कोई अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको अगर कोई एसेट है जो पुराना हो चुका है, मान लेते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम है जो पुलिस के लिए पुराना हो चुका है, तो वो पुलिस जो है वो अब बैंक वालों को बेच सकती है ऑक्शन के थ्रू,
या तो बैंक वाले डायरेक्ट बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उसके लिए MSTC ऑफिस बनाया गया है। ठीक है, जो भी स्क्रैप आइटम है, सरप्लस गुड है या रॉ मटेरियल है, वो बेचा जा सकता है बाय यूजिंग ई ऑक्शन, ई प्रोक्योरमेंट और तो स्क्रैप डिकम्पोजिशन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ है MSTC ऑफिस, इसके लिए एक पोर्टल ही बनाया गया जिसका नाम आपको उपकरण ई पोर्टल मिलेगा। उपकरण का मतलब क्या होता है? मैकेनिक इसका मतलब होता है। तो ये पोर्टल देख सकते हो जिसके अंतर्गत जो भी सामान अगर बेचना है, खरीदना है या ऑक्शन करना है तो वो चीज़ें की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पंकज चौधरी, जो कि बेटा पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। इन्होंने लॉन्च किया ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 न्यू दिल्ली का, और इसके अंदर थीम याद रखना है साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड थीम है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यहाँ पे एक मॉडर्न लैब बनाने की बात की गई थी, जिसके अंतर्गत जो भी कस्टम में जो टाइम लगता है, क्योंकि कस्टम इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आते हैं वहाँ पे कस्टम बैठता है चेक करने के लिए कि कोई ड्रग्स तो नहीं लेके आ रहा, कोई हीरा जवाहरात ये सब लेके नहीं आ रहा, तो उसका जो टेस्टिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मॉडर्न लैब बैठाया जाएगा जो कि ये चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा और टाइम जो है बचाएगा कस्टम ऑफिसर्स का। तो इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी के द्वारा, और इनका ही काम होगा ये मॉडर्न लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अभी निर्मला सीतारमण जी जो है शिलोंग के विजिट में थे, तो यहीं पे जो है नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था IIM शिलोंग में। तो IIM शिलोंग में देख सकते हो कि बंदे आए हैं, स्टार्टअप जो भी इनका स्टार्टअप है नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टार्टअप है वो आए थे और फिर अपना जो भी स्टार्टअप है वो दिखाया गया था। यहाँ पे स्टार्टअप का जो आइडिया है वो दिखाया गया था। इसके साथ इंडिया पहला रीजनल कैंपस भी जो है शिलोंग में खोला गया है जब ये विजिट में थे तो वो तब उस समय। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कैंपेन ऑन स्नैक न्यूट्रिशन लॉन्च किया गया है, जो कि पायलट बेस पे अभी एम्स नागपुर में चलने वाला है। क्या रहेगा इसके अंतर्गत? आपने देखा होगा, आप कोई भी सामान खरीदते तो उसके पैकेट के पीछे लिखा होता है कितना प्रोटीन है, कितना शुगर है, कितना कार्ब्स है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो ऐसी सेम चीज़ एम्स नागपुर में करने के लिए बोला है, और दुकान के बाहर आपको शुगर, फैट और फिर ट्रांजिट फैट ये सब दिखेगा। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शुगर लिखा है, यहाँ पे फैट लिखा है और यहाँ पे ट्रांजिट फैट लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है दुकान में लिखी रहेंगी, जो भी सामान है उसका प्राइस और इसके साथ ये सारी चीज़ें भी लिखी रहेंगी, जिसके से लोग डिसाइड कर पाए कि हमें ये चीज़ खाना है कि नहीं। इसके साथ गवर्नमेंट को भी बोला गया, जो गवर्नमेंट के ऑफिस है इनको भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम गाइडलाइन लॉन्च किया गया है, जो कि अलाइन रहने वाला है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के अंतर्गत जो भी माइनिंग इफेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से कुछ चीज़ें जो कि इधर की हाईलाइट्स जो आपको मिलने वाली है। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है उनका एक हैंडलूम हट भी हुआ था, जिसके अंदर जो भी एंटरप्राइज थे वो आए थे। और दूसरा कोई एक और चीज़ है, टॉप जो DMF कलेक्शन है वो आपको उड़ीसा मिलने वाली है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। सबसे ज़्यादा जो है मिनरल फाउंडेशन का जो पैसा जो है उड़ीसा की तरफ से आया, ये चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। लेसन नोट में आते तो मैं इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ इसलिए। नेक्स्ट आ रहा है ISC बेंगलोर ने जो है भारत स्टडी ऑन एजिंग लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म देखोगे तो बायोमेकर ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलेंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन मिलने वाला है। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है? इसके अंतर्गत बोला गया कि एक तरह से डेटाबेस रहने वाला है, जो भी एजिंग पर्सन है, ठीक है, जो बूढ़े पर्सन हैं उनका एक डेटाबेस रहेगा, उनका जो भी मेडिकल इशू है या एजिंग का जो चीज़ है वो ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, मोस्टली हेल्थ पैरामीटर को ट्रैक किया जाएगा और उसका एक डेटाबेस बनने वाला है। और ये डेटाबेस कहाँ बनेगा? ISC बेंगलोर में बनेगा, जो कि ISC बेंगलोर के जो प्रोफेसर DK सानी जी हैं ये लीड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स की तरफ से हैं, तो ये जो है इसको लीड कर रहे हैं। ISC बेंगलोर को जो है बैक किया जा रहा है बाय ICMR सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन एजिंग के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलो। नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने जो है 100 देसी टेक डीप टेक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो डीप टेक जो कि AI बनाते हैं, रोबोटिक्स बनाते हैं, क्वांटम में काम करते हैं, उनको ढूंढा जाएगा, देश देश जाके जो है ढूंढा जाएगा। उसके बाद उनको जो है उनके लिए जो है 10,000 करोड़ रुपये जो है एज अ फंड्स ऑफ फंड्स भी प्रोड्यूस किया गया है।
ठीक है। तो इसको, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके बारे में पढ़ना है आपको। स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी मद्रास मिलके इसको लेने वाली है। और जो एप्लीकेशन है वो ओपन रहने वाला है। ढूंढने का काम इनका रहेगा कि कौन से हैं, बट इसके लिए स्टार्टअप्स को जो है अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा टिल अगस्त 17 2025 तक। और इसका बारे में बताने का काम आईआईटी मद्रास का होगा, कौन जो है सिलेक्टेड है, कौन जो नहीं है। और ये जो 10,000 करोड़ रुपए जो फंड्स ऑफ फंड दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फंड्स ऑफ फंड का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो है सीधा स्टार्टअप्स को पैसा ना देके, गवर्नमेंट पहले जो है ये फंड्स तो देंगी, वो वीसीज को देंगी या तो बैंक्स को देंगी, फिर बैंक जो है वीसीज को देंगी, उसके बाद वीसीज जो है स्टार्टअप्स को पैसा देंगी। तो बैंक जो गवर्नमेंट है वो सीधा ना देके ऐसे फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू जो है पैसे दिए जाएंगे, इसके अंतर्गत कहना है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट के न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने जो है सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। इससे पहले पिंक टिकट सिस्टम चल रहा था, जो कि पता हुआ आम आदमी पार्टी का था। तो उसके अंदर बोला जाता था कि कुछ करप्शन है, जिसकी वजह से बीजेपी ने ये सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत फ्री में जो भी वुमेन है वो दिल्ली के बसेस यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है दीनदयाल उपाध्याय गरीबा मुक्त गांव योजना लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत प्लान है कि जो रूरल पॉवर्टी है उसको एंड करना और एम्पावर करना बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि फर्स्ट फेज अंतर्गत 5,000 विलेजेस कवर रहेंगे और टोटल जो बजट रखी गई है वो 1300 करोड़ रुपए की बजट रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट जो है लार्जेस्ट जंगल सफारी अरेवली हिल में लॉन्च किया गया है। और अरेवली हिल के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा, एक तरह का पहाड़ भी पता होगा अरेवली पहाड़, तो वहीं पे जो है अरेवली हिल में जो है जंगल सफारी हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 तरह के पिलग्राम असिस्टेंट स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत पहला जो स्कीम मिलेगा आपको भूत तीर्थ दर्शन योजना और दूसरा मिलेगा 5 तीर्थ यात्रा योजना। जो भूत तीर्थ दर्शन योजना है इसमें जो है आपको हिंदू या तो जो बुद्धिस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर जो बुद्धिस्ट साइट है, जैसे देख सकते हो बुद्धिस्ट साइट है, यहाँ पे अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। और उसके अगेंस्ट में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो कुछ न कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगी। मिनिमम जो है 1,000 रुपये करके पर पिलग्राम जो है असिस्टेंट दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। प्रेफरेंस जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस के हैं उनको दी जाएंगी, इसके साथ जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको दी जाएंगी पहले। दूसरा जो आपको स्कीम मिलेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, जो पिलग्राम स्कीम मिलेगा वो मिलेगा आपको जो सिख कमेटी के जो लोग रहेंगे उत्तर प्रदेश में उनके लिए। इनमें भी सेम है, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के जो लोग होंगे उनको पहली बार प्रेफरेंस दी जाएंगी और 10,000 रुपये करके पर पिलग्राम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है मुख्यमंत्री क्या है ये वीरंद्रवन ग्राम योजना, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी है हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। हर एक विलेज में एक असेंबली बनाई जाएंगी, हर एक विलेज में ट्रांसफॉर्म 1 विलेज पर असेंबली, हर एक असेंबली में एक विलेज ऐसी बनाई जाएंगी जिसको वीरंधरन ग्राम बनाया जाएगा, जो कि प्रमोट करेगा हिस्टोरिक रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायबल। ठीक है, इस पूरे को जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जो एमपी में है। ठीक है, और इसके लिए फंडिंग जो है 100 करोड़ रुपये रखा गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सिक्किम का एक विलेज याक्टेन विलेज जो सिक्किम में है। यहाँ पे ये पहला डिजिटल नोमाड विलेज बना है अंडर द प्रोजेक्ट नेम ऑफ नोमाड सिक्किम। इसके अंतर्गत देख सकते हो ये जो है टूरिस्ट है जो सिक्किम गई है और ये वाईफाई यूज़ कर पा रही है। तो सिक्किम पहला हिमालयन स्टेट बना है जो कि वाईफाई अपने जो विलेज है वहाँ तक लेके आ पाए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जो है वाईफाई लाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। वाईफाई एक लैंड के थ्रू या तो वायर के थ्रू जाने वाला सिस्टम है और वो सिस्टम हासिल किया है सिक्किम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, सिक्किम के जो विलेज हैं इसने। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो लोकल लाइट्स हैं इनकी जॉब क्रिएशन होगी, होम स्टे में मोस्टली लगाया जाएगा, तो लोग रहेंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और इनको जो है फैसिलिटी मिल पाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है माई डीड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो डिजिटलाइज करने का काम करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स को। ठीक है, एक बार सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है जैसे फार्मर का लैंड है ये जो है रिकॉर्ड हो जाएगा डिजिटली। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार गवर्नमेंट ने जो है सीएम प्रगति स्कीम लॉन्च किया है।
इसके अंतर्गत एम्पावर किया जाएगा जिनका भी एज 18 से 28 साल तक है, वो स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ले पाए। और मोस्टली जो क्लास 12th है या ग्रेजुएशन है सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्लास 12th को 4,000 रुपये करके दिए जाएंगे, ITI को 5,000 रुपये और ग्रेजुएशन को 6,000 रुपये करके, ऐसा कुछ कहना है बिहार गवर्नमेंट का। इंटरनेशनल के बारे में बात करें, इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको मिलेगा कि ADB जो मनीला फिलीपींस का हेडक्वार्टर है, इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पीयर नेटवर्क लॉन्च किया। पीयर नेटवर्क क्या है? इसके अंतर्गत डिफरेंट जो कम्युनिटी के लोग हैं जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जो बात करना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो एक ही जगह पे आ सकते हैं। पहले तो हम इसको समझते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है। ह्यूमन के लिए 3 चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक होनी चाहिए। एक तो एजुकेशन, दूसरा शेल्टर और तीसरा है हेल्थ। एजुकेशन तो बहुत हद तक गवर्नमेंट ने इम्प्रूव कर दिया है, बट शेल्टर तो अभी भी नहीं है लोगों के पास। और हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल तो मेंटली एक बेसिक नीड की तरफ आता है। इसी के अंदर बोला जाता है कि हॉस्पिटल जो है या तो जो हेल्थ है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए फ्री में। तो इसी के लिए जो है बात करने के लिए ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पिटिशनर एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्स बनाए हैं। जितने भी एक्सपर्ट हैं वो एक साथ आएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। ये एक तरह प्लेटफॉर्म है जिसमें एक्सपर्ट जो है बात कर सकते हैं और एशिया पैसिफिक रीजन में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज गैप करेगा 1 बिलियन जो पीपल एशिया पैसिफिक रीजन में रहते हैं उसको। ठीक है, और यूनिवर्सल कवरेज के अंतर्गत मैंने आपको फोटो में यहाँ पे दिखा दिया है कि जो एक मिनिस्टर है वो पेपर साइन कर रहा है जो गरीब फैमिली है उनका, कि आप जो है इंश्योरेंस ले लो और आपका जो हेल्थ जो है फ्री में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फोटो से भी थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यूएई और फिर इंडिया ने जो है इंडिया ने पार्टनर किया है एक स्टार्टअप सीरीज 2025 का। पहला स्टार्टअप सीरीज के अंतर्गत आपको दिखेगा मुंबई में हो रहा था, जो कि एक तरह से इंडिया के जो स्टार्टअप्स है वो पिच कर रहे थे। और इसी द्वारा ये जो है स्टार्टअप सुंदो सन ओनर के द्वारा करा जा रहा था। ठीक है, सन ओनर के द्वारा करा जा रहा था। और इसके अंतर्गत जो IIT मुंबई है इन्होंने पार्टनर भी किया यूएई के साथ। और इसके अंतर्गत बोला गया कि जो इंडिया के जो स्टार्टअप है यूएई में जाके जो है पिच करेंगे अभी। और नेक्स्ट इवेंट जो है पिच का आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है इसका। ठीक है, ये लेसन बोर्ड में आते इतना कुछ है नहीं खास। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ रहा है घाना। घाना ने जो है क्लाइमेट रेजिलेंस वीट इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत क्लाइमेट का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो वीट लगा है इसको, ये वीट देने का काम जो है इंडिया ने किया है। और इंडिया का जो वीट प्राइड 999 ये लगा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको जो है इंडिया का जो ग्रीन प्राइड है इसके द्वारा बनाया गया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं हम ओल्ड वर्सेस न्यू। तो एक तरह का ब्रिज है जो मुंबई में है, कार्निक ब्रिज। ये टूट गया था 2022 में, टूटा नहीं था एक्चुअली, इसको बोला था कि ये अनसेफ है, टूट सकता है। और क्योंकि ये 1968 से बना हुआ ब्रिज था तो ये टूट सकता है, इसलिए इसको जो है अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था। और अब इसको वापस से मेंटेनेंस करके इसको वापस से ठीक करके इसका नाम चेंज कर दिया सिंदूर ब्रिज के तौर पे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसी को देखते हुए जो भी मिनिस्टर है उन्होंने सोचा कि हम इसको सिंदूर ब्रिज नाम रखेंगे। ठीक है, और जो पुराना जो नाम था ये थोड़ा वर्टिकल कॉनिकल नाम था। और ये आपको जो ब्रिज दिख रहा है कार्निक ब्रिज, ये गवर्नर थे बम्बई के गवर्नर थे 1839 से लेके 1839 से लेके 1841 तक, तब जो है इस ब्रिज का नाम रखा गया था। ठीक है, तो अब इस ब्रिज का नाम जो है चेंज करके ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर ब्रिज रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 खत्म, जिसके अंतर्गत हमने जो चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए वो हमने पढ़ी है, जो चीज़ें डिटेल में ज़रूरत नहीं है वो नहीं पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो डिटेल में पढ़ने का मतलब नहीं बनता। और मेरा काम भी आपको कंटेंट इस हिसाब से देने का कि एग्जाम ओरिएंटेड रहो। ऐसा नहीं कि सब कुछ सब दे दिया और उसके बाद मैं बोलूँगा कि मेरे यहाँ से 25 क्वेश्चन आ गए, 30 क्वेश्चन आ गए, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। मैं आपको जो PDF दे रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख के दे सकता हूँ कि 25 क्वेश्चन आराम से बच जाएंगे। ठीक है, तो PDF चाहिए होगा तो आपको बैंक से टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सरकारी चैनल। और माइंड मैपिंग फॉर्म में या तो ईजीएस्ट फॉर्म में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो फॉलो कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। वीडियो अभी नहीं रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और अभी के लिए बाय, बाकी हम कल मिलते हैं।